चलिए आज हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 3 यानी पार्ट 3 देखते हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे आर्टिकल्स 12 से लेकर के 35 तक। तो पार्ट 3 क्या है? मूल अधिकार से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 12 से 35 के बारे में पढ़ेंगे। तो एक समरी के रूप में देखते हैं कि समता एवं समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है, यानी आर्टिकल्स 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार ये अनुच्छेद 29 से 30 तक है। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार में नहीं रहा है। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद आर्टिकल्स 32 यानी 32 में है। तो अनुच्छेद 12 देखते हैं, इसमें परिभाषा दिया गया है राज्य शब्द की। तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में शामिल क्या क्या सब है? संघ की सरकार, संघ की संसद, राज्य की सरकार, राज्य के विधानमंडल, स्थानीय पदाधिकारी में जिसमें नगर पालिका, जिला मंडल, पंचायत, अन्य पदाधिकारी जैसे राजस्थान का विद्युत बोर्ड, सहकारी समिति आदि। इस प्रकार से ये अनुच्छेद 12 में शामिल है। अनुच्छेद 13 देखते हैं, तो ये मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं। इसमें आर्टिकल्स 13 में क्या है? मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं। तो अनुच्छेद 13 आई में दिया गया है 13 फर्स्ट में, यदि संविधान के लागू होने से पूर्व की विधि मूल अधिकारों से असंगत हो तो वह शून्य हो जाएगी। अनुच्छेद 13 पहला क्या कहता है? यदि संविधान के लागू होने से पूर्व की यदि कोई विधि मूल अधिकारों से असंगत है तो वह विधि क्या होगा? शून्य हो जाएगा। अनुच्छेद 13(2) कहता है, यदि कोई भी इस मांग के द्वारा प्रदान किए गए मूल अधिकारों को न्यून यानी कम करता है तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी। अब हम लोग समझते हैं राइट टू इक्वलिटी, यानी आर्टिकल्स 14 से लेकर के 18 तक है। तो समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। तो आर्टिकल्स 14 जो है, इसमें राज्य की किसी भी व्यक्ति को विधि की समक्ष समानता से वंचित नहीं करेगा तथा सभी को विधियों के समक्ष समान संरक्षण प्रदान करेगा। आर्टिकल्स 14 कहता है, राज्य के किसी भी व्यक्ति, राज्य यहाँ पर देश से लिया गया है यानी पूरे कंट्री से लिया गया है, किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से वंचित नहीं करेगा तथा सभी को विधियों के समक्ष समान संरक्षण प्रदान करेगा। नोट में जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल को पद के दौरान न्यायालय के द्वारा उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद उसके बाद है 15, इसमें धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। यानी धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर या जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। तो यहीं 15(1) में दिया गया है, एक राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा। 15(2) में क्या कह रहा है? आर्टिकल्स 15(2) में कोई भी नागरिक किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर सार्वजनिक या भोजनालय, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर जाने से नहीं रोकेगा। अनुच्छेद 15(1) में तो है, कोई राज्य किसी भी नागरिक के साथ ये सब नहीं कर सकता है, यानी धर्म, मूल, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(2) में कोई नागरिक किसी दूसरे नागरिक के साथ ये सब काम नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 15(3) कहता है कि 15(1) के बावजूद भी राज्य स्त्रियों एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 15(1) के बावजूद भी राज्य जो है स्त्रियों एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 15(4) जो है, ये राज्य
सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों या SC/ST के उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 15(5) क्या कह रहा है कि सरकारी एवं निजी शैक्षणिक संस्थानों में SC/ST एंड OBC प्रवेश के लिए आरक्षण। तो अनुच्छेद 15(5) के अनुसार ही है, सरकारी या निजी शैक्षणिक संस्थान में जो होगा SC और ST के और OBC के लिए भी आरक्षण होगा। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। राज्य के अधीन नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के अवसर की समानता होगी। कोई भी नागरिक राज्य के अधीन नियोजन या नियुक्तियों से संबंधित विषयों में केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान तथा निवास के आधार पर अपात्र या अयोग्य नहीं होगा। निवास के आधार पर संसद विशेष कानून बना सकती है, जैसे कि किसी राज्य की प्रतियोगी परीक्षा स्टेट एग्जाम में दूसरे राज्य के विद्यार्थी अदर स्टेट कैंडिडेट को समान वर्ग यानी जनरल कैटेगरी में चयन होना। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का जो था अंत। अनुच्छेद 18 हो गया उपाधियों का अंत, यानी जिन उपाधियों को अंग्रेजी सरकार ने प्रदान किया था उसका अंत किया जाता है। राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राज्य जो है सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। जो व्यक्ति भारत का नागरिक न होते हुए राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करता है वह विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद ग्रहण करने वाला व्यक्ति इसे विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भी भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, यानी राष्ट्रपति से सहमति लेना होगा। अब देखते हैं राइट टू फ्रीडम। ये आर्टिकल्स 19 से 22 है, 19 से 22 तक में है। तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। तो 19(1)(a) कहता है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 1(b) बिना हथियार शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार। अनुच्छेद 19(1)(c) संगठन बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 19(1)(d) भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार स्वतंत्रता पूर्वक। अनुच्छेद 19(1)(e) कहता है भारत में कहीं भी रहने एवं कहीं भी बसने का अधिकार है, अनुच्छेद 1(e) के अनुसार। अनुच्छेद 1 जो है अनुच्छेद 19 यानी 19(1)(f) इसमें संपत्ति का अधिकार। तो अनुच्छेद 19(1)(g) जो है भारत में कहीं भी कोई भी नौकरी यानी जॉब या व्यवसाय का अधिकार। प्रेस की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता आदि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आते हैं, यानी आर्टिकल्स 19 के अंतर्गत आते हैं प्रेस की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार की कुछ सीमाएं हैं, यानी लिमिटेशन ऑफ राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम की कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि अनुच्छेद 2 हो गया, अनुच्छेद 19(2), अनुच्छेद 3(a), अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 19(5), अनुच्छेद 19(6). ये किस स्थिति में ये काम नहीं करता है, यानी इसका सीमित हो जाता है जब देश की सुरक्षा का मामला हो, यानी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, दूसरे देशों से भारत का संबंध, रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्री। दूसरे देशों से भारत का संबंध है, जैसे रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्री। इस समय यह पब्लिक प्लेस हो गया में अश्लील बातें, कोर्ट की अवमानना, उस समय ये फ्रीडम वाला बात नहीं चलेगा। एकता एवं अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रेशन, संप्रभुता, सॉवरेनिटी, जहाँ पर उपयुक्त चीज़ें प्रभावित होती है, ये सारा सब चीज़ प्रभावित होगा
तो वहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार को सीमित कर दिया जाएगा, यानी लिमिटेड किया जा सकता है। अब अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति को दोषी तब तक नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने लागू कानून का उल्लंघन नहीं किया हो और वह उससे अधिक दंड का भागी नहीं होगा जितना उस विधि में निश्चित है, यानी उस कानून में निश्चित है, और व्यक्ति को वर्तमान कानून के अनुसार ही सजा का प्रावधान होगा। यदि कोई कानून बाद में बना हो तो वह व्यक्ति उस नए कानून के अनुसार दंड का भागी नहीं होगा। अनुच्छेद 22 कहता है किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा, 2 बार नहीं। अनुच्छेद 23 कहता है किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 इसमें क्या है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 21 जो है यानी आर्टिकल्स 21 किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर निम्न अधिकारों को जीवन के अधिकारों में शामिल किया गया है, जैसे गरिमा के साथ जीने का अधिकार, जीविकोपार्जन के साधन प्राप्त करने का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, चिकित्सा सुविधा पाने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। अनुच्छेद 21A 26 संविधान संशोधन जो अधिनियम 2002 में हुआ था, इसके अंतर्गत कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 क्या कहता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण होगा। अनुच्छेद 22(1) यदि व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे यथाशीघ्र गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा तथा उसे अपनी प्रतिरक्षा के लिए विधि व्यवसाय से परामर्श करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 22(2) कहता है कि गिरफ्तारी के समय 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसे 24 घंटे के अंदर ही जो निकटतम मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने पेश किया जाएगा, उसके समक्ष पेश किया जाएगा। कौन सा आर्टिकल, तो अनुच्छेद 22(2) यानी 22(2) के अनुसार। अब हम लोग देखते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से लेकर के 24 तक में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 23 जो कहता है 23 मानव दुर्व्यवहार में मनुष्यों का क्रय विक्रय, महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, वेश्यावृत्ति, दास प्रथा कोई भी रूप भी शामिल है। तो इसमें क्या हो गया कि मानव जो दुर्व्यवहार करता है, जैसे मनुष्य का खरीद बिक्री पर रोक है, क्रय विक्रय, महिलाओं और बच्चों का अनैतिक है ना दुर्व्यापार या वेश्यावृत्ति, और इसमें दास प्रथा भी का भी कोई रूप शामिल है। तो अनुच्छेद 24 इस अनुच्छेद के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया जाता है, यानी 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। किसी भी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। बाल श्रम अधिनियम जो है 1986 इस दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण कानून है। अब हम लोग देखते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। अनुच्छेद 25 जो है इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को वैध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता है।
इस स्वतंत्रता के अधिकार पर लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कृपान धारण करना सिख धर्म को मानने वालों को अधिकार है। ये अनुच्छेद 25 के द्वारा जो है सिख धर्म वो कृपान धारण कर सकता है। अनुच्छेद 26 लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भाग को धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 क्या है कि किसी विशेष धर्म अभिव्यक्ति के लिए कर देने की स्वतंत्रता। यदि कोई राज्य किसी संप्रदाय के लिए किसी कार्यक्रम का आयोजन करता है तो राज्य ऐसे कार्यों के लिए उस धार्मिक संप्रदाय के लोगों से शुल्क वसूल कर सकता है। अनुच्छेद 28 आई इसके अंतर्गत क्या है, 28(1) के अंतर्गत कि राज्य द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी अनुच्छेद 28 पाला क्या कहलाता है कि राज्य द्वारा जो स्थापित शिक्षण संस्थान है उसमें कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 28(2) में कहता है यदि किसी ट्रस्ट ने शिक्षण संस्थान को स्थापित किया है जिसका प्रशासन राज्य करता है वहाँ धार्मिक शिक्षा प्रदान किया जाएगा। धार्मिक शिक्षा धार्मिक उपासना से सम्मिलित होने की स्वतंत्रता है इसमें। अब हम लोग देखते हैं कल्चर एंड एजुकेशन राइट। आर्टिकल्स 29 से लेकर के 30 तक है, यानी संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 जो है भारत के राज्य तथा उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किन्हीं अनुभाग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद आर्टिकल्स 29 क्या कहता है, भारत राज्य के क्षेत्र तथा उसके किसी भाग के निवासी यानी नागरिकों के किन्हीं अनुभाग को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 आई कहता है 31 कि धर्म या भाषा पर आधारित प्रत्येक अल्पसंख्यक को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान को स्थापित करने तथा प्रशासन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 आई के अनुसार। अनुच्छेद 32 यानी 2 यदि कोई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है तो वो अल्पसंख्यक के व अन्य वर्गों का अनुपात होगा 60 से 40। कितना होगा 60:40। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में समझते हैं। ये आर्टिकल्स 32 से 35 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। यह अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार के अधिकार को क्या कहा गया था, संविधान की आत्मा। कौन कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यदि राज्य द्वारा मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जाए तो उसके विरुद्ध उपचार प्राप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में तथा अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने का अधिकार है नागरिकों को प्रदान किया गया है। जैसे संवैधानिक उपचार की संख्या क्या है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। अनुच्छेद 33 कहता है संसद सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार को समाप्त कर सकती है। संसद जो है सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार को क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है। अनुच्छेद 34 कहता है यदि इसी क्षेत्र में सैन्य कानूनों की घोषणा की जाती है जिसमें मूल अधिकार प्रभावित होता है तो ऐसी स्थिति में मूल अधिकार की वरीयता नहीं दी जाती है। अनुच्छेद 35 में है कतिपय कारणों से विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए विधि निर्माण केवल संसद के अधिकार क्षेत्र में होगा, राज्य विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में नहीं होगा। ये अनुच्छेद 35।
इस प्रकार से आप अनुच्छेद के बारे में जो कुछ समझे आप उसको याद कर सकते हैं। ये सारा अनुच्छेद पार्ट 3 यानी भाग 3 का था, मौलिक अधिकार से संबंधित।